आज चैप्टर 1 के अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लें। आज तक वैसे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, बट अभी जो है जो रिसेंट का सैम्पल पेपर आया उन्होंने कोऑर्डिनेशन के जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है एज एन एप्लीकेशन पूछ लिए थे। इस स्टेटमेंट में वो लाइन डाल दी और पूछा कि बताओ ये कौन सी इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर रहा है, कौन से फीचर को कर रहा है। तो आपको एप्लीकेशन बेस भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प कराती है। ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेट ऑफ गोल्स, हर कंपनी के अपने गोल होते हैं, जैसे 20% का रिटर्न कमाना, सेल को 10% से बढ़ाना। मैनेजमेंट की क्या कोशिश रहती है कि ये गोल्स अचीव हो सके बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट। तो आपको 1 मार्कर की लाइन क्या आ जाएगी कि एक कंपनी जो है उसका मैनेजर जो है उसका एम ये है कि वो ग्रुप गोल्स को अचीव करा सके बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो बताओ कौन सी इंपॉर्टेंस हुई? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। समझ आया? कीरत क्लियर है? सिद्धार्थ, गुरुवंश, ठीक है, एक सेकंड रुकना। एक आपसे पूछा जाएगा कि आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करवाता है और एक आपको दूसरा पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है। तो मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये पेपर में लाइन आई हुई है और पूछा हुआ है कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो आपको लाइन दे दी जाएगी कि मिस्टर कीरत जो है वो एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं और वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को कि कंपनी के गोल्स भी अचीव हो जाते हैं और पर्सनल गोल भी अचीव हो जाते हैं। तो बताओ ये जो है पर्सनल गोल को अचीव करने वाला है कौन सा इंपॉर्टेंस है? तो आप लिखोगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके अंदर आपको दे सकते हैं कि एक कंपनी है उसकी मैनेजमेंट मेक श्योर करके चलती है कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें। तो बताओ कौन सी इंपॉर्टेंस है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्लियर है गुरुवंश, सिद्धार्थ? ठीक है, फिफ्थ, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ। तो आपको पेपर में ये लाइन आ जाएगी कि ये कंपनी है वो जो है इस तरीके के एनवायरनमेंट में काम कर रही है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है एंड वहाँ की मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो बदलते हुए वक्त के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो है चेंज को अडाप्ट कर लेती है। तो बताओ कौन सा जो है कंपनी का इंपॉर्टेंस का पॉइंट है? तो आप लिखोगे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल पीपल हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। फिर 2-4 लाइन छोड़ के लिखा है बट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज। ये पेपर में लाइन आ चुकी है बोर्ड में 2 साल पहले कि जनरली लोगों को अगर कोई बदलाव दिया जाए, आपके स्कूल में आपकी क्लास में कोई बदलाव लाने की कोशिश करी जाए, एक कंपनी के अंदर कोई बदलाव लाने की कोशिश करी जाए, तो लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं हम ये बदलाव नहीं आने देंगे। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट हेल्प्स अडेप्ट टू दीज चेंजेस। मैनेजमेंट हेल्प करती है एम्प्लॉइज को टू अडेप्ट टू द चेंजेस एट अ एंड सो दैट द कंपनी कैन बी एट कॉम्पिटिटिव एज, ताकि कंपनी जो है आगे बढ़ के बेस्ट टू बेस्ट काम कर सके। तो अगर आपको ऐसा आ जाए चेंज 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 और पूछ ली जाए कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो आप लिखोगे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इतना क्लियर हुआ? पेपर में लाइन आई हुई है कि लोग जो है रेजिस्ट करते हैं और अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करो तो लोगों को मना सकते हो। तो कौन सी इंपॉर्टेंस है? आप बोलोगे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? एक सेकेंड होल्ड करना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से 3 लेवल होते हैं? टॉप, मिडल और सुपरवाइजरी लेवल्स आपके होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर पोजीशन देख लो कौन कौन सी आती है। सीईओ, सीओओ, सीएमओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले ये पोस्ट याद रखना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, चीफ, मैनेजिंग, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं। देन इनके फंक्शंस पे आ जाना। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फॉर्मुलेट करना, बनाना, इम्प्लीमेंट नहीं करना, उनको बनाने का काम, गोल्स को बनाने का काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। स्ट्रैटेजीज बनाने का काम ओवरऑल, ओवरऑल याद रखना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। दूसरा बात, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है।
ठीक है, कि आप जो हो सेल्स वाले हो बताओ आपके डिपार्टमेंट में क्या हुआ, आप जो हो मार्केटिंग वाले हो बताओ आपके डिपार्टमेंट में क्या हुआ, आप प्रोडक्शन वाले हो, फाइनेंस वाले हो, तो आप सारे बताइए आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मुझे सारा क्लियर करो। तो ये काम टॉप मैनेजर का होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। थर्ड है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कल को जो है जियो कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होती है किसको पकड़ेंगे? अंबानी को पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी फ्लॉ किसी के बीच के मैनेजर ने भी कराओ, पर बात अंबानी पे जाएगी। तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल किसकी जिम्मेदारी है? टॉप मैनेजमेंट की। देन फोर्थ, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एम्प्लीकेशन, कि बाहर के माहौल में क्या बदलाव आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड, एंड उसको लेके हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हो गया तो पेटीएम चालू कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अब जो है कोरोना आ गया है तो सैनिटाइजेशन के ऊपर फोकस करा जाए। आज की डेट में एक रेडी वाला भी जो है सैनिटाइजर रख के घूम रहा है, हाथों में ग्लव्स पहन रहा है, मास्क लगा रहा है। तो ये सब चीज़ों का भी ये देखता है टॉप मैनेजमेंट कि हमारे बिजनेस पे कैसे कोई चीज़ जो है इफेक्ट ला रही है और हमें उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने का काम। एंड टू बी रिस्पॉन्सिबल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप मैनेजमेंट का काम जो है कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल होता है एंड काफी लॉन्ग टर्म वर्किंग आवर्स होते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लियर है किरण? गुरुवंश, सिद्धार्थ, क्लियर है? ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर अब आपकी पोजीशंस देखो। सबसे पहले क्या होती है? एचआर मैनेजर। हर चीज के पीछे मैनेजर लिखा है वो तो होगा ही होगा। प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लांट का हेड, फैक्ट्री हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये मिडिल मैनेजर होते हैं, ये टॉप लेवल नहीं होते। तो फैक्ट्री का हेड भी होगा ना, प्लांट का हेड, वो भी मिडिल मैनेजर होगा, टॉप मैनेजर नहीं होगा। हम यहाँ गलती कर देते हैं, मुझे टॉप में बना देते हैं। ठीक है, गुरुवंश, सिद्धार्थ, क्लियर है? मिडिल मैनेजर का क्या काम होता है? टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, कि उसको जो है फॉर्मुलेट जो है वो टॉप मैनेजमेंट करेगा, पर उसे इंटरप्रेट और इम्प्लीमेंट मिडिल मैनेजर करेगा। ठीक है, सेकंड, अपने डिपार्टमेंट में जितने बंदे चाहिए उतने हैं कि नहीं, अपने डिपार्टमेंट का टेक केयर करने का काम मिडिल मैनेजर का होता है। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट का। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को काम देने का, ड्यूटी देने का काम भी मिडिल मैनेजर का होता है। मोटिवेट करने का काम भी जो है मिडिल मैनेजर का होता है, और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करने का काम मिडिल मैनेजर का होता है। टॉप मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल मैनेजर कोऑपरेट करता है। समझ में आया? कीवर्ड्स का फर्क समझ में आया? ठीक है, फिर होता है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जो आपका सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है। इसके अंदर ये सीधा वर्कर नहीं आते, वर्करों के ऊपर एक लीडर होता है, एक उस्ताद होता है, एक क्वालिटी आपका मैनेजर हो जाता है, तो एक सुपरवाइजर लेवल के नीचे, जिसके नीचे सारे वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो वर्करों से एक लेवल ऊपर आपका सुपरवाइजरी लेवल होता है। ये इसका सबसे पहले काम होता है ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, कि फैक्ट्री ढंग से लेबर, फैक्ट्री के अंदर लेबर ढंग से काम कर रही है कि नहीं, उनके ऊपर नजर रखने का काम सबसे पहले। ठीक है, सेकेंड, सुपरवाइजरी मैनेजर इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, एक्चुअल लेबर के साथ डील करने का काम, एक्चुअल वर्कर के साथ डील करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। जो मिडिल मैनेजमेंट उसको इंस्ट्रक्शन देती है वो आगे वर्करों को जाके बता देता है। तीसरी चीज, जो आउटपुट जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, उसकी क्वालिटी को चेक करना कि वो क्वालिटी तो ठीक है ना, बटन टेढ़े मेढ़े तो नहीं लगे हैं, फटा तो नहीं हुआ है, वेस्टेज तो नहीं हो रही है ज्यादा, वेस्टेज को कम करो। ये सारा काम भी सुपरवाइजर का होता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी को देखना, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लॉयलिटी को मेंटेन करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। इतना समझ में आया? गुरुवंश, सिद्धार्थ, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठ जाता है कि मैनेजमेंट जो है साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ठीक है, साइंस के साथ हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। साइंस मतलब जो हमने नहीं लिया। ठीक है, हम कॉमर्स वाले हैं, हम ह्यूमैनिटीज वाले हैं, हम साइंस वाले नहीं हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चों ने साइंस नहीं लिया है। साइंस क्यों नहीं लिया है? सबसे पहले तो बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एंड इसके अंदर जो है हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट लिखा हुआ है। साइंस के अंदर हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, वो सब है। दूसरा, साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत करने पड़ते हैं, चूहे कछुए पता नहीं क्या क्या काटना पड़ता है, वो हमारे बस की नहीं है, हम तो भग लेते हैं। तो सेकंड, साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन।
थर्ड, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। H2O चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर मिक्स करूं, चाहे मैं इंडिया में खड़े होकर मिक्स करूं, चाहे मैं बहामास में, मैंने कहा वाटर ही है ना। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये साइंस की तीन खासियत हैं। उनका अपना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और तीसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। साइंस के रूल्स दुनिया में हर जगह इक्वली लगते हैं। लॉ ऑफ मोशन भी ऐसा ही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी ऐसा है। इतना समझ में आया। अब हम मैनेजमेंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट की भी अपनी किताबें होती है जो हम 11 से बिजनेस स्टडीज शुरू करते हैं। ठीक है, तो 11th में बिजनेस स्टडीज, 12th में BBA, 12th के बाद BBA, उसके बाद MBA। ये सब हमारी मैनेजमेंट की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसकी अपनी किताबें हैं। इतना समझ में आया गुरुवंश, सिद्धार्थ? मैम पॉइंट्स कौन से याद करने हैं? सारे करने हैं? नहीं, ये वाले भी करने हैं। ये रहने देना, साइड से कर लेना। बस यही करना है। हाँ। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के अंदर हम हर चीज पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर क्या हम इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कीरत पे वही एक्सपेरिमेंट एक अलग रिजल्ट देगा, पूनम पे अलग देगा, प्रियांशी पे अलग देगा, सिद्धार्थ पे अलग देगा, आपका गुरुवंश पे वही रिजल्ट, वही एक्सपेरिमेंट कुछ और रिजल्ट देगा। ठीक है, या पूनम पे आज मैं वही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो आज वो कुछ और रिएक्शन दे रही है, कल हो सकता है कुछ और रिएक्शन दे। हो सकता है कि नहीं? तो आप जो है साइंस में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट आप ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आपको सही आंसर कभी आएंगे ही नहीं, हर बार वेरिड आंसर आएंगे, है कि नहीं? ठीक है, देन यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो सिस्टम आपके साइंस के रूल्स होते हैं वो हर जगह एक जैसे होते हैं, पर मैनेजमेंट जो है वो आपके प्योर साइंस नहीं है, उनकी जो है सिचुएशनल होती हैं। जो रिस्पॉन्स होता है, जो प्रिंसिपल्स भी होते हैं मैनेजमेंट के, वो हर जगह एक जैसा रिजल्ट नहीं देते हैं। कहीं पे वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, कहीं पे वो कम इफेक्टिव होते हैं, जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल नहीं है कि हर जगह एक जैसा ही रिस्पॉन्स दे दें। तो ये प्योर साइंस तो नहीं है। ठीक है, ये इम्प्योर साइंस है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर हम आते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, पहले कर रही हूँ फिर आर्ट करूँगी। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन, प्रोफेशन में आपके लॉयर्स होते हैं, प्रोफेशनल आपके डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। इनकी खासियत क्या है? सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की आप बाकायदा पढ़ाई करोगे। CA बनना है तो CA की पढ़ाई करोगे, लॉयर बनना है तो लॉ की पढ़ाई करोगे, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, हर कोई सब कुछ नहीं पढ़ सकता, आप एग्जाम क्लियर करोगे ही तभी आप जो है उसमें आगे जा सकते हो। पेपर में इस बार एक क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर में। सबसे पहले क्या हो गया, फोन में क्यों घुसे पड़े हो? अरे वो मैसेज आया। मुझे भी आ रखे हैं बहुत मैसेज। डेट शीट। डेट शीट? कोई डेट शीट नहीं है। हाँ है। नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का कीवर्ड याद रखना। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, तो आपको या तो एग्जाम क्लियर करना है या आपको डिग्री हासिल करना है। अगर आपको पेपर में ये लाइन लिखी आ गई कि वो ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एग्जामिनेशन की डिग्री नहीं है, तो बताओ कौन से नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? तो आप लिखोगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की बात हो रही है, और उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात हो रही है। ठीक है, देन तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। इनकी हर जगह कहीं ना कहीं इनकी एक जो होती है, एक बॉडी होती है जो आप जिसके साथ आप अटैच्ड होते हो। ठीक है, इनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो इनकी एंट्री, ठीक है, कि कब आप जो है इसका हिस्सा बनेंगे, आपको सर्टिफिकेट देने का काम, आपके कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का काम, ये सारा का सारा काम ये एसोसिएशन करती है। जैसे लॉयर्स वालों की होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर्स की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन का ये वाला होगा। इसका कीवर्ड है रेगुलेट एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। देन है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि हर प्रोफेशनल को शपथ लेनी पड़ती है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। आपको ऑपरेशन से करने से पहले आपको ये चीज़ों को टेक केयर करना होगा। एज अ लॉयर आपको ये डेटा पहले इकट्ठा करना होगा। ठीक है, आपको सच बुलवाना होगा, आपको जो है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटस का पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का। तो ये आपके जो है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, आप जो है कमिटेड रहेंगे अपने काम को लेके। ठीक है, आप जो है न्याय दिलवाएंगे या जो भी है,
आप जो है सर्व करने की भावना रखते हैं, आप जो है पूरी तरह से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने में बिलीव करते हैं। तो अब हम मैनेजमेंट के साथ देखते हैं। मैनेजमेंट भी हाँ वेल डिफाइंड बॉडी है, वही 11-12 बिजनेस स्टडीज, बीबीए, एमबीए, इसकी भी पढ़ाई पूरी, आईआईएम इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब कुछ है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हाँ इसमें भी है कि आपको जो है आईआईएम का एग्जाम या कोई मैनेजमेंट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, बट अगर आपने प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं, पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी इस तरह से कि अगर आपने पढ़ाई नहीं भी कर रखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रखी तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन जनरली आईमा की होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट अगर आपकी वो नहीं है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अगर वो नहीं है तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ अगर आप आईमा के हो, पर हाँ आईमा ने अपने दिए हुए हैं, बट उसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है मैनेजर बनने के लिए। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एक मैनेजर जो है उसका मोटिव सिर्फ एक होता है, कंपनी को फायदा दिलाओ, फायदा फायदा फायदा। उसका मोटिव जो है कोई सोशल सर्विस करने का नहीं होता है कि मैं किसी का भला करूंगा या कुछ करूंगा। इसके ऊपर फोकस मैनेजमेंट का नहीं होता, उनका सारा जो फोकस होता है वो पैसा कमाने पे, प्रॉफिट कमाने पे होता है। इतना क्लियर हुआ? पहले आ जाओ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, कला में हम एग्जाम्पल कोट करते हैं, म्यूजिक, डांस, ठीक है, आपका जो है पेंटिंग, इस तरह से आप ले सकते हैं, तो इट्स एन आर्ट। तो आर्ट की क्या क्या खासियत होती है किसी भी कला की? सबसे पहले उनकी भी अपनी किताबें होती है, उनके भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे म्यूजिक का भी एक सब्जेक्ट होगा, आपके यहाँ पे फाइन आर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट होगा, तो इनकी अपनी एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप वही सुल्तान सीख के, ठीक है, कीरत हो सकता है पंजाबी भांगड़ा बजा ले, ठीक है, और मैं वहीं पे हो सकता है हरियाणवी में कुछ गा दूं, वही सागरे गामा पा सीख के, हो सकता है ना। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन अलग अलग होती है। सेम आप जो है सेम चीजें सीखोगे, सेम आर्ट सीखोगे, बट हर कोई उसको अलग तरीके से अप्लाई करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, आप जितना अपनी आर्ट पे प्रैक्टिस करते चले जाओगे, यूल बी बेटर। ठीक है, क्रिएटिविटी, आप जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वही डांस में आप जो है उसको और क्रिएटिव बना सकते हो, और उसको एज दे सकते हो, उसको और बेटरमेंट कर सकते हो। तो हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट की भी अपनी थियोरेटिकल नॉलेज होती है। अगेन हमारी वही 11-12 बीबीए एमबीए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यस, एक मैनेजर ने, तुमने भी बीबीए उतनी ही करी होगी, मैंने भी बीबीए उतनी करी होगी, किसी और ने भी, बट हम अगर मैनेजर बनेंगे तो हम तीनों अलग तरीके से अप्लाई करेंगे उसी चीज को। देन बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करते हो आप उतने अच्छे मैनेजर बनते चले जाते हो। देन क्रिएटिविटी, मैनेजर भी जो है सिचुएशन के हिसाब से नए नए प्लान्स बना सकता है अपनी नॉलेज के बेसिस पे, और उनको जो है बेटर कर सकता है मैनेजर की सिचुएशन को, मैनेजमेंट की सिचुएशन को। ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। एक मैं मैनेजर हूँ जो हंसती नहीं है, सड़ू है ना, हाँ कर रही है। ठीक है, एक मैं मैनेजर एग्जाम्पल हूँ दिया आपने। जो सड़ू है, एक दूसरा मैनेजर हो सकता है जो बहुत चिल्लो, हंस रहा है। कर लो भाई, कर लो कर लो, मैं थोड़ी, मैं तो बकवास कर रही हूँ। तो मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट कला है, मैनेजमेंट विज्ञान नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है गुरुवंश सिद्धार्थ? कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट वन, मतलब 100% क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, 3 to 6 मार्क ये टॉपिक आ रहा है, इसको चाटना है, इसको रटना है, इसको घोट के पी जाओ, दिस इज कमिंग इन योर बोर्ड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, टीचर कहीं पे भी मजे ले सकता है आपका बोर्ड का पेपर बनाने वाला, पर ये क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन मत छोड़ना। जिन चीजों को कह रही हूँ मत छोड़ना, उसको बस कहीं से चीटिंग कर लो, कुछ कर लो, इसका कुछ बना लेना हिसाब किताब अपना, कि ये हो जाए। कोऑर्डिनेशन इज एन एक्टिविटी which nahi, process by which activities of different department are synchronized, keyword is synchronized, ताल मेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है सिंक्रनाइज द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको तालमेल बिठाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन उसको कहते हैं। जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज की क्लास 4 बजे कर लूँ, नहीं नहीं मैम मेरी अकाउंट्स की क्लास होती है। ठीक है, मैं 7 बजे कर लूँ, नहीं नहीं मैम मेरा फेवरेट शो आ रहा होता है, ठीक है, मुझे सीरीज देखनी है अपनी, नहीं मैम यार दोस्त के साथ घूमने जाना है मुझे अपने,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और उसको जो है सिंक्रनाइज करना कि 5 से 6 का ही सेट है तो 5 से 6 ही रखो। तो आपका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट भी ऐसी, आपके प्रोडक्शन वाला मैनेजर है, फाइनेंस वाला मैनेजर है, सेल्स वाला मैनेजर है, इन सब की भी अपनी एक्टिविटीज हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना, उसके बीच में तालमेल बिठाना, उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना कि सब कुछ एक साथ एक रूटीन में होता रहे, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इतना समझ में आया? Coordination is the force that binds all other function of management. Planning, organizing, staffing, directing, controlling सब बेकार है अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। ठीक है। प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर एक भी चीज छूट रही है तो गड़बड़ हो रही है। कोऑर्डिनेशन सब में बिठाना बहुत जरूरी है। इट इज अ कॉमन थ्रेड, ये मैं कीवर्ड्स पढ़ती जा रही हूँ। इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटी सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। ये एक कॉमन धागा है जो इन मोतियों की माला को पिरो के रखता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। कोऑर्डिनेशन को कई बार सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, अंडरलाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है ये भी। ठीक है। इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो पेपर में आपसे एसेंस पूछ लेंगे, फोर्स पूछ लिया जाएगा, आपसे सिंक्रोनिसिटी के वर्ड दे दिया जाएगा, आपको कॉमन थ्रेड पूछ लिया जाएगा या सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिया जाएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को हासिल करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स को जब आप वो करते हो, अच्छी हार्मनी बिठाते हो, ठीक है, जो कीरत को चाहिए, जो प्रियांशी को चाहिए, जो पूनम को चाहिए, प्लस जो कंपनी का भला है, उन सबको आपस में जो है हार्मोनियस वे में आगे बढ़ाने को ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज पे भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग हर स्टेज के ऊपर आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। ठीक है, अगर मेरा छोटा सा ट्यूशन सेंटर है, मैं अकेली पढ़ा रही हूँ, मुझे किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है? किसी के साथ नहीं। मेरा जब मन आएगा मैं क्लास रखूंगी, ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बच्चों से सेट किया, हो गया मामला। वैसे ही अगर मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो जाता है जहाँ पे 10 टीचर है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सबसे पहले जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो आपको कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब आपके काम के डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, इस वक्त फाइनेंस कौन देख रहा है मेरे काम का? मैं ही देख रही हूँ। ठीक है। कुछ लाना है यहाँ पे, परचेजिंग करनी है सेंटर के लिए, वो भी मैं ही देख रही हूँ। पढ़ाना है वो भी मैं ही कर रही हूँ। तो हर चीज अगर मैं ही कर रही हूँ तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। बट वहीं पे अगर मैं कर दूँ कि जहाँ फाइनेंस एक बंदे के हाथ में है, परचेजिंग सेल्स एक बंदे के हाथ में है, पूरा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन एक बंदे के हाथ में है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह आपके परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं जिसमें अलग अलग लोग हो जाते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है। ठीक है। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट डिपार्टमेंट्स आर देयर लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपनी स्ट्रैटेजी होती है और इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए इसको सेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि 10% से हम सेल्स बढ़ाएं, ताकि, और कैसे बढ़ाएं? डिस्काउंट दे देके। ठीक है, कि हम जो है 20% का डिस्काउंट देते, लोग लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी खरीदे। बट फाइनेंस मैनेजर जो है डिस्काउंट देने के फेवर में नहीं है, वो कह रहा है 20 रुपए की चीज है, 20 की बिकेगी, 18 की नहीं बेचने दूंगा। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जरूरत होती है कि दोनों का झगड़ा ना हो। तीसरा आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन है कि पूनम पोद्दार जो है वो बिजनेस स्टडीज पढ़ाती है, उसे लगता है दुनिया में सिर्फ वही पढ़ाती है बिजनेस स्टडीज, और कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है। वहीं पे एक अकाउंट्स के टीचर आते हैं जिसने अपनी लाइफ में भी कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ रखी है, उसको भी कुछ समझ में आता है बिजनेस स्टडीज में, और वो आके पूनम को कहता है कि मैम आपने ये टॉपिक गलत समझाया है, इसको ठीक से समझो, समझाओ। पूनम क्या बोलेगी? तुम अपना काम करो। तो मुझे बताएगा, यू अकाउंट्स वाला पीपल स्टे अवे। ठीक है ना? आई एम द बिजनेस स्टडीज का गुरु, आई नो व्हाट आई एम टीचिंग। तो ये स्पेशलाइजेशन का प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है मैं ज्ञानी हूँ, सेल्स मैनेजर कहता है मैं ज्ञानी हूँ, फाइनेंस मैनेजर कहता है मैं ज्ञानी हूँ, और तीनों अपनी जो है ज्ञानपंथी झाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगेन झगड़ा हो सकता है। एक बेनिफिशियल एडवाइस भी सामने वाला लेने को तैयार नहीं होता, और झगड़े के रूप में चीजें चेंज हो जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाती है। इनको भी रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो आज की डेट में जो है स्पेशलाइजेशन हो चुकी है, हर काम के लिए स्पेशलाइज बंदा आ चुका है,
उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। इसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट हम कंपनी में रखते हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लोग सजेशन और एडवाइस लेने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अगर सजेशन नहीं लेना चाहते, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन में जाएगा। और अगर ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और उनके अपने अपने गोल्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना है, तो वो आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन जाएगा। समझ आया? देन आपका नेचर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। इस बार यहाँ से भी सैम्पल पेपर ने पंगे लिए हैं। आपको जो है सीधा स्टेटमेंट्स दे दी, स्टेटमेंट के बाद पूछा बताओ कौन से वाले फीचर की बात करी हमने। ठीक है, तो सैम्पल पेपर इस बार थोड़ा सा टफ है, तो हो सकता है बिजनेस स्टडीज थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाए 1 मार्कर के बेसिस पे, तो हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नेचर करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की खासियत है कि ग्रुप के सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसकी कीवर्ड्स क्या क्या होंगे? इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू प्लान। तो पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी पूरी टीम को एक चीज के ऊपर फोकस करने को बोलते हैं कि ये हमें हासिल करना है, अकॉर्डिंग टू प्लान चलना है। अगर आपकी ये लाइन आ गई, ठीक है, ये आ गई, इट इज ऑल अबाउट यूनिफाइंग अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। तो कौन सा फीचर है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। आपको अंदर की स्टेटमेंट दे देंगे और ऊपर का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, ऊपर का नाम तो हम वैसे भी याद करते हैं ना, कर ले। अभी जो टेस्ट लोगे उसमें पहले क्वेश्चन बता दूंगी मैं, इसके नहीं बताऊंगी, चैप्टर वाइज में नहीं बताऊंगी, जब 3-3 घंटे के लूंगी तब बता दूंगी। तो इसके क्वेश्चन में वैसे भेज दूंगी, इसके 40 क्वेश्चन है, 40 में से 10 क्वेश्चन आने हैं, वो 40 क्वेश्चन भेज दूंगी मैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करता है कि सारी एक्टिविटीज मिलके काम करे। तो कीवर्ड है एक्टिंग एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। इट एंश्योर ऑल एक्शन इज एम टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूनिटी ऑफ एक्शन में लिखना, एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट। गुरुवंश सिद्धार्थ ठीक हो? ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। देन कॉन्टिन्यूस नहीं पूछते, कॉन्टिन्यूस क्योंकि बहुत इजी टू आइडेंटिफाई होता है, प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है, आगे तक चलता है। टॉप मैनेजमेंट जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है। उसके बाद जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये अंडरलाइन कर लो कि प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक चलता है सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है। देन आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब जगह जो है आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बताओ ये कौन सा फीचर हो गया? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देन ऑल परवेसिव में ऑल लेवल पे चाहिए होता है, ऑल डिपार्टमेंट में चाहिए होता है। अंडरलाइन करना, इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल की बात आ गई है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये आपको इस बार पेपर में दिया हुआ था कि कोऑर्डिनेशन वैसे तो हर मैनेजर का ही काम है, नहीं हमें दिया था कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल के मैनेजर को करनी पड़ती है। टॉप लेवल को जो है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मिडिल लेवल को अपने टॉप और जूनियर दोनों के साथ करना पड़ता है। और जो ऑपरेशनल लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल है, उसको वर्कर्स के साथ और मिडिल मैनेजर के साथ कोऑपरेट, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब मैनेजर्स को बोल के करवाया जाता है कि ये तो आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। तो हर मैनेजर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन करना। तो मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। ये याद रखना, सोच समझ के सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम, कॉन्शियस मैनर कीवर्ड है, वो आपका है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। Then next paragraph, cooperation in the absence of coordination may lead to wasted effort and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. ये line important है। अगर मैं, हम दोनों की बड़ी हम सबकी बड़ी अच्छे से बनती है, हम सारे बच्चे आपस में खूब बना के चलते हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, पर हमारे साथ का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब कि मेरी, कीरत की और प्रियांशी की बहुत अच्छी दोस्ती है, सिद्धार्थ गुरुवंश की, हम सबकी, और हमने चैप्टर 1 की चीटिंग की तैयारी कर ली है। ठीक है, हमने कहा हम मिलके तैयारी करेंगे और मिलके जो है चीटिंग करेंगे। ठीक है जी, कोऑपरेट करेंगे, पर ये पढ़ना भूल गए कि कौन सा वाला बंदा कौन सा टॉपिक करके आएगा।
कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, सबने जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट याद कर लिया और किसी ने कुछ और याद नहीं करा, या सबने जो है ये याद कर लिया कोऑर्डिनेशन क्योंकि टीचर ने देना था, बाकी कुछ नहीं करा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोऑपरेशन तो हुआ पर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो वेस्टेड हो गया सारा एफर्ट, सारी चीटिंग वेस्ट। ठीक है, और वहीं पे आप कोऑर्डिनेट तो करने को तैयार हो, ठीक है 5 बजे हम मिल जाएंगे, 5 बजे हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे, और वहीं पे हम पुत्थे चढ़ा रहे हो एक दूसरे को, कोऑपरेट नहीं करने को तैयार हो, नहीं ये तो मुझे ही पसंद है टॉपिक, ये तो मैं ही करूंगा, ये नहीं, इसको नहीं करने देना ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगी कि मिलेगी क्यों, रह नहीं देते। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों बहुत जरूरी होते हैं एक कंपनी के लिए। चैप्टर ओवर। इसके मैं क्वेश्चंस भेजूंगी दोबारा से, जिन जिनके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है मैं दोबारा भेजूंगी आप लोगों को। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं के अंदर से मैं आपका टेस्ट बना दूंगी। ठीक है, टेस्ट कब रखूं सिद्धार्थ, फ्राइडे को तो तुम लीगल दे रहे हो, सैटरडे, संडे, कल परसों रख दो। कल पर, अच्छा मंडे को पेपर है, थर्सडे को रखूं या वेंसडे को, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, थर्सडे डन। गुरुवार, हाँ गुरुवार थर्सडे, गुरुवंश, लड़का बोलता क्यों नहीं है, थर्सडे तो सर की क्लास है। तो क्या हुआ, 2 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, नहीं, एक बजे 2 बजे ट्यूशन होती 1 घंटे का टेस्ट लेना मेरे 20 नंबर का,